अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट की। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की। TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया और तशद्दुद का इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा है अपने ट्वीट में कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की। TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया और तशद्दुद का इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता, ऐसा ट्वीट सामने आया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। उन्होंने ये लिखा है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया और तशद्दुद का इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं, जाली बैंक अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। राजा रियाज कहते हैं कि पार्टी के 40 अरकान वज़ीर आज़म से इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसा ही रवैया रखा गया तो फिर कोई फैसला कर सकते हैं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन की पेशी, अली तरीन, राना नसीम अहमद और आमिर वारिस की भी हाजिरी मुकम्मल की गई। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि FIA ने बहुत तफसील तलब की है जो फौरी तौर पर फराहम करना मुमकिन नहीं। इनसे पीर तक का वक्त लिया गया है। अबूरी जमानत में तोसी की जाए। इस मौका पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक जो फैसला देगी हमें मंजूर है, जिस पर जमानत में 3 मई तक तोसी कर दी गई। समाअत के मौका पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और PTI रहनुमा इसहाक हाकवानी भी जहांगीर तरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। पेशी के मौका पर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जहांगीर तरीन की हमायत में बैनर्स भी लगाए गए। कैमरामैन हावर महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि उनके खिलाफ 3 FIRs दर्ज की गई हैं। एक में भी चीनी बढ़ने और शुगर माफिया का जिक्र नहीं। फर्जी कहानी बनाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये केस FIA का बनता ही नहीं था, लेकिन वो इसका मुकाबला करेंगे और सुरखरू होंगे। हर बार ये बात चलती है कि शुगर माफिया कार्टेल का मसला है, वो चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3 चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। SECP के पास होने चाहिए। ये कॉर्पोरेट मैटर है, FIR काम बनता ही नहीं, मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है उसको मैं फेस करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें शुरू होऊंगा। और जहांगीर तरीन की साख को कौन नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहांगीर तरीन से बार बार ये सवाल होता रहा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इसहाक हाकवानी डाइस पर आए तो उन्हें भी मना कर दिया कि वो किसी का नाम ना लें। 9 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। वो नाम बता दें, एक्चुअली आपको पता है इसहाक साहब, आप बता देना। मैं बता कौन हाकवानी साहब बता रहे हैं। मैं बता जाती उमरा राजी समेत किसी अपोजिशन के हवाले से आपको बताएं, जाती उमरा में शरीफ खानदान को सरकारी ज़मीन की मुंतकली कैसे हुई, तफसीलात समाज सामने ले आया है।
1989 में वहीदा बेगम को जालसाजी से 175 किनाल अराजी अलॉट की गई। 1 साल बाद वही ज़मीन शरीफ खानदान को मुंतकिल हो गई। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। एक और बड़ा स्कैंडल, जालसाजी की एक और दास्तान बेनकाब। समा को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान की रिहाइशगाह जाती उमरा की 175 कनाल अराजी की मुंतकिली मनसूख कर दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 1989 में जब नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो वहीदा बेगम नामी किसी खातून को जाती उमरा में सूबाई हुकूमत की अराजी जाली दस्तावेजात तैयार करके अलॉट कर दी गई और फिर सिर्फ 1 साल बाद यही अराजी नवाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम ने खरीदना शुरू कर दी। कुछ ही अरसे में 175 कनाल सरकारी जमीन शरीफ फैमिली को मुंतकिल हो गई। महकमा माल ने जमीन के इंतकाल का रिकॉर्ड चेक किया तो कहीं भी वहीदा बेगम नामी खातून को मज़कूरा रकबे की अलाटमेंट का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज ना मिली, जिसकी बुनियाद पर जमीन को दोबारा पंजाब हुकूमत के नाम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मामले को इख्तिसाबी इदारों के हवाले किए जाने का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। जाती उमरा अराजी समेत किसी अपोजिशन रुकन के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को धमकी दे दी। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क बदतरीन दाखिली सलामती की सूरत हाल से दो चार है, जबकि इमरान नियाजी सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले करवा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे एक साइकेट्रिस्ट का पैनल तरतीब दिया जाए और वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान की नफ्सियाती इवैल्यूएशन करे, क्योंकि इस शख्स की अना, इस शख्स का हसद, नफरत और नफ्सियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के मावन खसूसी शहजाद अकबर के कहने पर जाती उमरा का इंतकाल खारिज किया गया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतलका अफसरान को तंबीह करते हैं कि वो अपनी कानूनी हदूद से बाहर मत निकलें। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी ज़िंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। लीगी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि नून लीग ने एक लीगल टीम बना दी है जो जल्द शहजाद अकबर समेत दीगर सरकारी अफसरान को इस्तगासों के नोटिस भिजवाएगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और सिर्फ पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2837 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सिर्फ लाहौर में 1692 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या सूरत हाल है अस्पतालों की इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर के साथ साथ पंजाब की सूरत हाल भी रोज बरोज बिगड़ती जा रही है और कोरोना वायरस के 2837 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में 24 घंटे के दौरान 1692 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त जो लाहौर के सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनके ICUs 90% तक, जबकि उनके जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो 77% तक भर गए हैं। रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद और मुल्तान में भी जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मजीद 62 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 38,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस बलूचिस्तान से मुल्हिका अफगान और ईरान बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक एमरजेंसी की सूरत में बॉर्डर पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान में हफ्ता और इतवार तातील होगी। तिजारती मराकज़ और बाजार बंद रहेंगे। मार्केट के औकात सहर से शाम 6 बजे तक होंगे। नमाज तरावी सिर्फ खुली जगह पर ही अदा करने की इजाज़त है, जबकि पार्क्स और तफरी मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पाबंदी का इतलाक आज से 1 मई तक होगा। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने के पेश नज़र आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हफ्ते और इतवार को दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह, बताइएगा।
जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने आज से 1 मई तक बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो हफ्ते और इतवार को जितने भी मार्केटें, दुकानें, कारोबारी मराकज़ तमाम तर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी हफ्ते और इतवार के दिन मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ताहम अंदरून शहर 50% ट्रांसपोर्ट जो है ना वो चलाई जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ताहम हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर में जो हुकूमती जारी करदा अहकाम है और महकमा दाखिला की नोटिफिकेशन है लॉकडाउन से मुतल्लिक, उस पर 100% अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है मुजीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आलू की कहानी देखिए इसी बुलेटिन में। दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी हैं हलाकतें। 30 लाख से ज़ायद और केसेस 14 करोड़ से बढ़ गए। भारत में 2,33,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए। 1300 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने। ब्राज़ील में भी हलाकत खेजी बढ़ गई है। 3,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। तो दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी हैं और ऐसे में हलाकतें 30 लाख से ज़ायद और केसेस 14 करोड़ से बढ़ गए हैं। और अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 2,33,000 केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1300 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल भी बने हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मिलावट और नाप तोल में कमी किया करती थी, इसीलिए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। केला, टमाटर, आलू, आटा, गोश्त, तेल और घी महंगा हो गया। रमज़ान के आगाज़ पर महंगाई के तूफान ने शहरियों को घेर लिया। दूध, दही, चीनी और चिकन के रेट भी बढ़ गए। मज़ीद किस किस चीज़ पर महंगाई का साया पड़ा है, शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। सहरो अफ्तार में चाट, चटनी, रायता, लस्सी बनाना हो या कुछ और, दस्तरखान का लाजमी जुज़्व है दही। मुल्क भर में 100 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब। लेकिन कराची वालों के लिए तो निर्ख सुनकर ही दिमाग की दही हो जाए। जी हाँ, 200 रुपए फी किलो जनाब। लगाना झटका। और ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में 16 अशियाए ज़रूरिया महंगी और 11 सस्ती हुई, जबकि 24 के निर्ख मुस्तहकम रहे। चीनी की मिठास लाहौर वालों को सबसे महंगी 110 रुपए और रावलपिंडी वालों को 105 रुपए फी किलो में पड़ी। कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के लिए शुगर रेट रहे 100 रुपए फी किलो। मुख्तलिफ शहरों में दूध रहा 130 रुपए फी लीटर, जबकि जिंदा ब्रायलर चिकन 242 से 320 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक केले 16 रुपए महंगे होकर 120 रुपए फी दर्जन, आलू 3 रुपए महंगे होकर 56 रुपए किलो, टमाटर 7 रुपए इजाफे के साथ 55 रुपए किलो रहे, जबकि सस्ती होने वाली अशिया में लहसुन 7 रुपए कमी के साथ 177 रुपए फी किलो, दाल चना 4 रुपए सस्ती होकर 148, दाल माश के निर्ख 4 रुपए कम होकर 260, दाल मूंग की कीमत 5 रुपए कम होकर 229 रुपए किलो और दाल मसूर के दाम 2 रुपए 70 पैसे गिर कर 154 रुपए फी किलो रहे, जबकि LPG सिलेंडर 17 रुपए सस्ता होकर 1365 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में फलों के सरकारी और हकीकी नरखों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रमज़ान की आमद के साथ ही फलों की कीमतें 100% तक बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं सरकारी नरखों पर अमल दरामद तो मुमकिन ही नहीं। तफसीलात बता रहे हैं वहाब कामरान अपने इस रिपोर्ट में। फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़िले इंतज़ामिया मार्केट में रेट लिस्ट तो फराहम कर देती है, लेकिन उन नरखों पर कितना अमल होता है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में फलों की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट का मुंह चिढ़ाने लगीं। मार्केट में सरकारी लिस्ट पर अमल दरामद सिफर। लिस्ट में सेब काला कुलू 152 का हकीकत में 250 से 300 रुपए किलो। फी दर्जन केले का सरकारी रेट 165, जबकि मार्केट में 250 से कम दस्तयाब नहीं। इसी तरह अंगूर 340 की बजाय 700 और अमरूद 120 की बजाय 300 रुपए में मिलने लगा। DC रेट पर अमल क्यों नहीं करते? दुकानदारों से पूछें तो उनके पास भी तगड़ा जवाब है। DC रेट हमें मंडी में भी नहीं मिल रहा। मंडी में रेट हमें DC रेट मिले तो तब हम इधर जाके बेचें। DC रेट से भी ऊपर चीजें मिल रही हैं, तो ये कैसे हम बेच सकते हैं? कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा देखकर शहरी भी परेशान हैं। हुकूमत से महंगाई माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। 2-3 दिन पहले होके गया हूँ और आज का रेट बहुत हाई है, अनअफोर्डेबल। अमरूद भी ये सोच के 2 मरतबा सोच के कि ले लूँ या ना लूँ। फल तो क्या कि रोटी भी नहीं खा सकते। सेब केला जो आम चीज़ है उसका आप नहीं पूछ सकते।
शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया बंद कमरों में बैठकर रेट लिस्ट बनाने की बजाय मंडी में मौजूद माफियाज को कंट्रोल करे ताकि वो रमजान में कुदरत की नेमतों का जायका चख सकें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अरे बेटा मुबारक हो, ये गाड़ी नहीं खरीदी है? अंकल ये मैंने थोड़ी ना ली है, पापा ने दिलाई है कॉलेज आने के लिए। भाई बहुत आला है। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या? मेरे पापा गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंगें और सड़कें वगैरह बनाते हैं। हैरान क्यों हो रहे हैं? बड़ी कमाई है पापा की, अगले साल फिर एक नई गाड़ी ले लूँगा। हलाल किया तो मुबारक हो बेटा, वरना ये गाड़ी तो ये कॉलेज नहीं सीधी जहन्नम में लेके जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में ना जा सकेगा जिसकी नशो नुमा हराम माल से हुई हो, और ऐसा हराम गोश्त दोज़ख का ज़्यादा मुस्तहिक है। रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ होते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आलू की कीमत भी चंद दिनों में 20 रुपए किलो तक बढ़ गई। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। आलू मियाँ कहाँ गए थे? आरतियों के हाथ में खेल रहे थे। नज़्म आपने सुनी? अब सुनिए आलू की गजब कहानी। आलू मियाँ ओकाड़ा से लाहौर की मंडी में बिकने के लिए निकले। 3 घंटे का सफर झटपट तय हो जाना था। बीच रास्ते ट्रक को ब्रेक लगी तो आरती ने कीमतों की रफ्तार बढ़ा दी। आलू की कीमत में चंद घंटों में 15 रुपए का इजाफा, यानी आलू डायरेक्ट मंडी चला जाता तो 35 रुपए बोली लगती। सड़क पर रुक गया तो 50 रुपए में नीलाम हुआ। आलू मियाँ भी ऐसी कहानी पर चकरा जाएं। माफिया जो वो कमा रहा है, पैसे वाला कमा रहा है। माफिया को तो हुकूमत हाथ नहीं डालती। ज्यादा किसान पे या मजदूर जो बेचने वाले इन पे जो हाथ डाल जाता है। तो कोई आड़तियों के बगैर मंडी का काम नहीं है। आड़तियों के दरमियान में से यहाँ तो आड़तियों के निकाले को मतलब में डायरेक्ट दे कमीशन को गवर्नमेंट ले ना, जो कमीशन आड़तिये ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ले। घबराइए नहीं, ये आड़तियों का कीमत बढ़ाने का पुराना बहाना है। कभी डिमांड सप्लाई की कहानी तो कभी बरसात का रोना। भला कौन से ट्रक बीच रास्ते से वापस खेतों की तरफ गए होंगे? ट्रक तो बादामी बाग की मंडी में मुसलसल आ रहे थे, वो भी बिला नागा। ये अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। महंगाई, ये मसनूई महंगाई की हुई है इन्होंने। लेकिन अवाम को महंगाई का कोई ना कोई जवाब तो बताना ही था, तो आड़तियों और मंडी ताजरों ने ये कहानी बना ली। पहले नंबर तो ये रमजान शरीफ है, दूसरे नंबर पे ये रास्ते बंद हुए हैं 4 तरफ के, इसलिए ये बहुत महंगाई हो गई। आज 5 किलो 250 रुपए का, पहले 5 किलो 150 रुपए का था। किसान से फी किलो 20 रुपए में खरीदा जाने वाला आलू आज आपको कम से कम 60 रुपए फी किलो का मिल रहा है। मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मैं कितनी लकी हूँ। ऐसा शौहर किसका होता है जो हर महीने सोने का हार बना कर दे। ये हार हलाल के पैसों का है तो मुबारक हो, लेकिन अगर ये हराम के पैसों का है तो कयामत के दिन ये सोने का नहीं, आग का हार होगा, आग का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। बराह रास्त लिए चलते हैं, फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन जो तरीके बेशक उसकी पूरी कौम को है, लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि पीटीआई ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और पीटीवी पे हमला किया, वो सब कुछ पीटीआई ने किया था। क्या उस पर आज पीटीआई इस चीज़ के तनाजुर में कौन से माफी मांगेगी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो पीटीआई की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, पीटीआई की मूवमेंट क्या थी? पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि आप अरबों रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर PMLN के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वे पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए, उसके ऊपर भी
जो लीडरशिप है वहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते और इस तरह की डिक्टेशन देने की कभी बात नहीं हुई। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है वो करना चाहिए। एक मिनट चोई साहब, ये बता दें कि माजी में आपकी TLP एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रिट को चैलेंज भी की, उस टाइम आपने PTV पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात, दूसरा, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफ़ी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका हूँ। दूसरा सवाल का जवाब दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों इकट्ठा कर लो ना। मेरा सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन सुन रहे हैं उनके साथ सर इधर सर एक ही कर रहे हैं ना सर, इधर मेरी बात सुन रहे हैं। आज जहांगीर तरीन उनके इत्तेहादी MNAs MPAs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम अपना आखिरी लाएअमल जो है वो करेंगे। आजम साहब को कहा है कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है MNAs और MPAs का, उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाहे अमल बनाएंगे, तो ये क्या पाकिस्तान आपका भी के लिए अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही है। देखिए बात यह है, जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम ख़ान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्तैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। सो कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो ज़ाती नाराज़गियाँ हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। साहब, आप जिस तरह खुद बेलाग हैं इसी तरह मुल्क के अंदर बेलाग इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वज़ीर ख़जाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि TLP के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवायद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बायस हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा है? देखिए एक चीज़ ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा जमानतें शुरू हो गई हैं, केसेस मुंतकिल इंजाम तक नहीं पहुँचा। कहाँ पे फलाह? देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलजम जाने, हम उससे ज़्यादा हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है, उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में, और ये बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुत्तफिक हैं, वो आपको मालूम है, कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारे निज़ाम में इतना टाइम लग जाता है कि वो इंसाफ जो है वो कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन, इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। और आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कलअदम तहरीक लब्बैक के 28 कारकुनों को अदालती रिमांड पर 5 मई तक जेल भेज दिया है। कलअदम TLP के 28 कारकुनान की अदालत में पेशी हुई और ऐसे में तमाम मुल्ज़िमान को 5 मई तक अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। बात कर लेते हैं इरफान हक से। इरफान, बताइए इस बारे में। देखिए, मुल्ज़िमान को खैरदर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुल्ज़िमान के खिलाफ हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर हमले और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और मुल्ज़िमान के जो दीगर साथी हैं उनकी तलाश जारी है। ताहम जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं इनकी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और हिदायत की है कि 5 मई तक मुल्ज़िमान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं उनका चालान अदालत में पेश किया जाए और मुल्ज़िमान से होने वाली तफ्तीश और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। और आपको बताएं, नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ नायब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा समाअत कब होगी? अब देखिए, 1 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो काज लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक 1 जून को दुरकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। शौकत तरीन ने साहू वाले और पीरा गायब रेफरेंस में जो
उनको बरी किया गया था। एहतसाब अदालत ने उसके खिलाफ जो नैब ने अपीलें दायर कर रखी हैं उन्हें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसको अदालत ने ये कहकर निपटाया था कि जो कोरोना SOPs हैं उनको देखते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस इनको मुकर्रर करने से मुतालिक फैसला करे। और अब ये फैसला किया गया है कि 1 जून को ये दोनों अपीलें सुनी जाएंगी, जिसमें नैब ने ये सदा कर रखी है कि बरियत को कलअदम करार देते हुए शौकत तरीन के खिलाफ ट्रायल जारी रखने की इजाजत दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील नागा किया सुहेल रशीद। लड़कियों को छेड़ने से मना क्यों किया? फैसलाबाद में नशे में धुत 6 अफराद ने नौजवान को अगवा करके सर के बाल मूंढे और फिर कान भी पकड़ा दिए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इस मामले पर? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद को गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। रहमानिया रोड पे ये वक़ुआ पेश आया है कि गली में 6 अवाश लड़के थे जो शराब पी के लड़कियों को तंग कर रहे थे, नशे में धुत थे। और इस नौजवान जो वासिफ है उसकी जानिब से मना किया गया, तो इसको अगवा करके इसके बाल जो है मूंढे गए हैं, फिर इसको धूप में कान पकड़वाए गए हैं। रोजी की हालत में था नौजवान का, ये कहना है। तमाम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वीडियो मंजर आम पे आने के बाद अब मुल्ज़मान की तलाश की जा रही है और जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक आपका। बोलो पेशावर में लंडी अरबाब का रिहायशी शाहिद बशीर अपने इलाके के मसाइल बताते हुए फट पड़ा। घरों के सामने से गुजरते गंदे नाले, कूड़ा करकट जैसे मसाइल हैं, जबकि इलाके में साफ पानी भी नापैद हो चुका है। मैं शाहिद बशीर बोल रहा हूँ जी लंडी अरबाब से। ये देखे जी, ये हमारे घर हैं जो इस पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बुनियादें बैठ रही हैं, मौत का कुआं बना हुआ है जी, बच्चे गिर रहे हैं। बार बार इनमें से हमने बच्चों को निकाला, बार बार हमने हुकूमत से इल्तिमास की कि हमें ये नाला सेट कर दे, मगर हमारी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ जी सबसे बड़ा जो मसला है वो पीने के पानी का है। जो नाले में से पाइप गुजरे हुए हैं सब जंग आलूद हैं और यहाँ के लोग ये पानी पीने पे मजबूर हैं, जिसकी वजह से इलाके में बेशतर बीमारियाँ फैल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि रोड के दरमियान में जो बिजली के पोल लगे हुए हैं, जिनकी वजह से रोज़ाना एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। मामूली सी बारिश की वजह से यहाँ पानी जमा हो जाता है, जिससे मोहल्ले वाले को और ख़ासकर ये मस्जिद में जो आते हैं नमाज के लिए लोग, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। डेर देखें, ये छोटा सा डेर था और आस्ता आस्ता लोगों के गन गिराने से ये एक बड़ा मौका बन गया, जिसकी वजह से इलाके में इतनी सख्त बदबू है कि आना जाना मुश्किल हो गया। और इसकी वजह से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, पूरे इलाके में बदबू फैल रही है, गन उठाने वाला कोई है नहीं। कहाँ गए जी हमारे MNA साहब और MPA साहब? काम के लिए नहीं आते, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ना MPA आया ना कोई MNA आया। ये 2 साल बाद फिर आएंगे, फिर हमसे वोट मांगेंगे।